चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे सबसे पहले रिवर बोट प्रॉब्लम्स। रिवर बोट प्रॉब्लम्स। सपोज ये एक रिवर है जो इस तरफ फ्लो कर रही है, तो इसमें बेसिकली रिवर बोट प्रॉब्लम्स हमारे पास वेक्टर और रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट पे बेस्ड चीज़ें हैं, लेकिन हमें टर्मिनोलॉजी के साथ बहुत अपने को क्लियर रखना होगा, अदरवाइज हमें क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएंगे तो हम वर्क क्या करेंगे। ये रिवर जो है this river is flowing in this direction, say with this velocity vr। अगर सपोज इस रिवर में हम कोई फ्लोट प्लेस करते हैं, फ्लोट का मतलब जो चीज़ पानी पे फ्लोट कर सकती है वो फ्लोट हो गया। लकड़ी का टुकड़ा हो सकता है, कॉर्क का पीस हो सकता है, प्लास्टिक का पीस हो सकता है, एनीथिंग विच कैन फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर विल बी टर्म्ड एज फ्लोट। अगर हम एक फ्लोट इसमें प्लेस करते हैं यहाँ पे रिवर में, तो व्हाट विल हैपन? बैंक में खड़े हुए पर्सन जब इसे देखेगा तो छोटा कर देता हूँ फ्लोट, तो बनाना आसान हो जाएगा। यहाँ पे था पहले ये फ्लोट, तो इस पर्सन ने इसको देखा, कहा ये इसकी इनिशियल पोजीशन वेक्टर है ए पे प्रेजेंट है। कुछ देर के बाद यही फ्लोट आगे चला गया, ये इसका नया पोजीशन वेक्टर हो गया बी। ए से बी तक की जो लेंथ है वो इस फ्लोट की डिस्प्लेसमेंट है। ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो गया r1 वेक्टर, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया r2 वेक्टर, और ये डिस्प्लेसमेंट हो गई फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब इसमें कोई इंजन नहीं लगा था, कोई नाव नहीं थी कि कोई पर्सन इसे रो कर रहा हो, बोट नहीं थी, फिर ये यहाँ से यहाँ कैसे चला गया? क्योंकि ये फ्लोट था, वाटर के सरफेस में था, तो जैसे ही वाटर में आया तो इसको भी रिवर की वेलोसिटी मिल गई। यानी कि इस पर्सन को ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ नहीं दिख रहा है, ये मूविंग दिख रहा है। एक्चुअल में भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट मूविंग है। तो सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रिवर में जाएगा और वो डूबेगा नहीं, उसमें सतह पे जाकर के नीचे सेटल नहीं हो जाएगा। स्टोन डाल दिया आपने, नीचे जाकर के बैठ गया, वो तो ठीक है, अपनी जगह पे रुका रहेगा। लेकिन आपने कोई चीज़ उसमें ऐसी प्लेस की जो डूबेगी नहीं, तो सबसे पहला काम है कि रिवर में आते ही उसको रिवर की वेलोसिटी मिल जाएगी। उसके पास खुद की कोई वेलोसिटी नहीं भी है तो भी उसे रिवर की वेलोसिटी मिल जाएगी, प्रोवाइडेड कि वो सिंक नहीं करता है। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर उसके पास खुद की भी कोई वेलोसिटी है, अब ये चीज़ क्या हो सकती है? कोई स्विमर हो सकता है, कोई बोट हो सकती है, ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़, अगर उसके पास खुद की भी कोई वेलोसिटी है तो वो भी उसके पास रहेगी, तो उसके पास दो वेलोसिटीज आ जाएंगी, एक उसकी खुद की वेलोसिटी और एक रिवर की वेलोसिटी। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट से वो मूव करेगा। ठीक है। तो अगर वो रिवर के फ्लो की डायरेक्शन में मूव करता है तो इसे हम बोलेंगे कि डाउनस्ट्रीम मूव कर रहा है। रिवर के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो अपस्ट्रीम, यानी कि इधर की डायरेक्शन क्या हो गई? रिवर के फ्लो की डायरेक्शन क्या हो गई? डाउनस्ट्रीम। और इसके ऑपोजिट वाली डायरेक्शन क्या कहलाएगी? अपस्ट्रीम। ऐसे क्वेश्चन आपने 9th-10th में भी लगाए होंगे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के। अगर सपोज
This is the river which is flowing in this direction. वाटर के करंट की स्पीड है चलो 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है. देयर इज अ बोट विच हैज अ इंजन स्पीड. इंजन स्पीड का मतलब बोट में इंजन लगा हुआ, वो इंजन उसे जो ऑन किया जाएगा तो वो उसे जो स्पीड इंपार्ट कर सकता है उसे हम इंजन स्पीड बोलेंगे. इंजन स्पीड को हम स्पीड ऑफ बोट भी कह सकते हैं. स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मोर प्रिसाइसली. और इसी चीज को हम कह रहे हैं इंजन स्पीड. तो उसके पास मान लो इंजन स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर. अगर ये पानी नहीं फ्लो कर रहा होता तो हम इसमें इस बोट को चलाते तो ये 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है. रुका हुआ पानी होता, चाहे हम इसको इधर ले जाते तो भी 7 किलोमीटर पर आवर, इधर जाते तो भी 7 किलोमीटर पर आवर, इधर ले जाते तो भी 7 किलोमीटर पर आवर, इधर ले जाते तो भी 7 किलोमीटर पर आवर. अगर ये रिवर फ्लो नहीं कर रही होती, लेकिन अब ये रिवर तो फ्लोइंग है. तो जैसे ही वो इसमें आएगी तो उसके पास अपनी 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तो रहेगी इंजन स्पीड, साथ में उसको एक एडिशनल स्पीड और मिल जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर. अगर मान लो वो बोट जिसकी इंजन स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर है, वो इसमें आ गई और ये अगर इधर अपने एफर्ट्स पुट करता है, यानी कि इंजन इसे इस तरफ चलाने की कोशिश करता है, तो अब ये किस स्पीड से चलेगी. अब इसके पास खुद की 7 किलोमीटर पर आवर है और एक और इसको मिल जाएगी. कौन सी मिल जाएगी? रिवर वाली 4 किलोमीटर पर आवर. तो अब इसके पास दो वेलोसिटीज हो गई, 7 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स राइट और 4 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स राइट. तो इसकी इफेक्टिव वेलोसिटी कितनी होगी? रिजल्टेंट वेलोसिटी, इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी 11 किलोमीटर पर आवर. तो इसका मतलब यही बोट अगर डाउन स्ट्रीम चलेगी और इंजन अपने पूरे एफर्ट पे वर्क करेगा तो ये बोट जो है 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डाउन स्ट्रीम जाएगी. और यही बोट अगर इस पर प्लेस की जाती और इसके इंजन इस पर ऐसे वर्क करता कि वो इसको इधर मूव कराने की कोशिश करता, तो इंजन तो इसको इधर दे देता 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और रिवर इसको इधर दे देती 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड. तो रिजल्ट क्या होता है इस केस में? इफेक्टिव स्पीड कितनी हो जाती? 7 माइनस 4 3 किलोमीटर पर आवर. इसकी इफेक्टिव स्पीड कितनी हो जाती? इस तरफ हो जाती 3 किलोमीटर पर आवर. ये इफेक्टिव स्पीड है. और इसकी इफेक्टिव स्पीड किधर होती? इतनी होती. और कितनी होती है? इस डायरेक्शन में होती है. और कितनी? 11 किलोमीटर पर आवर. ये डाउन स्ट्रीम और ये अप स्ट्रीम. ठीक है. तो अब मेरा कहना है आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का कंसेप्ट क्लियर और ये समझ में आ गया कि रिवर में कोई भी चीज आएगी तो उस चीज के पास खुद के एफर्ट की जो स्पीड होगी वो तो रहेगी, बल्कि मोर प्रिसाइसली वेलोसिटी बोल दो, खुद के एफर्ट की जो वेलोसिटी है वो तो है ही, साथ में उसे एक रिवर की वेलोसिटी और मिल जाएगी. ठीक है. इसके बाद जो वेलोसिटी होगी वो उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी. अब अगला टर्म समझिए. अभी हम टर्मिनोलॉजी ही समझने की कोशिश कर रहे हैं. वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर. अब हमें मालूम है अगर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालते हैं तो इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी. तो ऐसे ही अगर आप वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर निकालोगे तो इसका मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर. अब देखो क्या मीनिंग है. हम ये वाली बोट ले लेंगे, बोट 1. फॉर बोट 1 बात करता हूं. सबसे पहली चीज हमें समझनी है वेलोसिटी ऑफ बोट क्या है.
वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है और वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या है। रिवर के रिस्पेक्ट में देखना है तो आप रिवर के साथ साथ चलना शुरू कर दो, आप रिवर के साथ साथ चलना शुरू कर दो, यानी कि रिवर की वेलोसिटी से चलने लगो। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको देखना है, रिवर भी बना लूं एक बार फिर से। ये बोट वन है, जो अब हमें मालूम है ग्राउंड से देखते तो ये किस स्पीड से मूव करती हुई दिखती है हमें। ये ग्राउंड से अगर हम देखते तो ये हमें 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करती हुई दिखती। 7 किलोमीटर पर आवर इसकी खुद की वेलोसिटी थी, 4 किलोमीटर पर आवर रिवर की वेलोसिटी मिली, दोनों सेम डायरेक्शन की थी। तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करती। ये जो 11 किलोमीटर पर आवर है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड, वो एक्चुअली में वेलोसिटी ऑफ बोट है। ये चीज ये है आपके पास वेलोसिटी ऑफ बोट। ग्राउंड से देखने पे जिस वेलोसिटी से बोट मूव करती हुई दिखेगी वो वेलोसिटी ऑफ बोट होगी। अब मैंने कहा वेलोसिटी ऑफ रिवर के साथ देखना है, तो आप सोचो यहाँ पे एक फ्लोट डाल दिया, दिस इज अ फ्लोट। और इस फ्लोट पे हमारा ऑब्जर्वर हो गया, वो ऑब्जर्वर इस बोट को देखेगा, तो उसको जिस वेलोसिटी से ये बोट मूव करती हुई दिखाई देगी वो हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, क्योंकि इसकी वेलोसिटी वही है जो रिवर की है। इसके रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी बोट की मिलेगी वही वेलोसिटी जो है रिवर के रिस्पेक्ट में होगी बोट की। अब ये फ्लोट जैसे ही डाला तो इसको भी रिवर की वेलोसिटी मिल गई, ये 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगा। तो अब फ्लोट के रिस्पेक्ट में बोट की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू फ्लोट, यही है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, और ये क्या होगी, ये होगी वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी है, वो तो इतनी है 11 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स राइट, और रिवर की वेलोसिटी या फ्लोट की वेलोसिटी कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स राइट। तो रिलेटिव कितनी होगी, दोनों राइट में सेम डायरेक्शन के हैं, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना है, मैग्नीट्यूड का डिफरेंस आ जाएगा और डायरेक्शन तो वही रहेगी जो दोनों की सेम कॉमन डायरेक्शन थी। तो आ गया ये 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, क्योंकि स्टिल वाटर में चलती तो भी क्या होता 7 किलोमीटर पर आवर का होता, और अभी भी आपके पास 7 किलोमीटर पर आवर आया, या इंजन स्पीड ऑफ द बोट हो गई है, इंजन स्पीड भी बोला जाता है, इसे मैंने बताया। चलो बोट 2 के लिए देखते हैं कि बोट 2 के लिए हमारे पास क्या होता है। फॉर बोट 2, अब इसे मान लो ये बोट 2 है, दिस इज बोट 2, सेकंड बोट की बात करते हैं। फॉर्मूला तो यही लगेगा हमारे पास। अब फिगर मैं यही यूज कर लेता हूं दोबारा से, या चलो एक छोटा फिगर इधर बना लेता हूं। ये हो गई सेकंड बोट हमारे पास, ये किस तरफ मूव कर रही है, सेकंड बोट के पास 2 वेलोसिटीज थी, 7 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स लेफ्ट और 4 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स राइट। इफेक्टिव थी 3 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स लेफ्ट, तो ये 3 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स लेफ्ट से मूव कर रही है। इसको थोड़ा इधर बनाता हूं, तो फ्लोट भी इसके पीछे बना देता हूं। इसके पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई 3 किलोमीटर पर आवर, ये सेकंड बोट है, ये हो गया फ्लोट।
फ्लोट रिवर में प्रेजेंट है तो फ्लोट के पास कितनी वेलोसिटी होगी जितनी रिवर के पास है, 4 किलोमीटर पर आवर। अब मैं कहूं वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी है, तो इसका मीनिंग तो हम समझते हैं, इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू फ्लोट, क्योंकि रिवर और फ्लोट तो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो आप चाहे रिवर के रिस्पेक्ट में निकाल लो चाहे फ्लोट के रिस्पेक्ट में। तो आप क्या करूंगा, 3 किलोमीटर पर आवर लेफ्ट, ये वेलोसिटी ऑफ बोट है, 3 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स लेफ्ट, फिर माइनस का साइन, 4 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स राइट। अब 4 किलोमीटर पर आवर राइट को मैं लिख सकता हूं -4 किलोमीटर पर आवर लेफ्ट, तो मेरे पास क्या हो गया 3 किलोमीटर पर आवर लेफ्ट -4 किलोमीटर, दो माइनस आ गए, एक माइनस ये सब्ट्रैक्शन वाला, और इसको राइट ना लिख के माइनस लेफ्ट लिखूंगा, एक वो -4 किलोमीटर पर आवर लेफ्ट, तो दोनों ऐड हो गए, ये भी आ गया मेरे पास 7 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया लेफ्ट। और इसमें ये किस तरफ आया था, ये आया था राइट। यानी कि वेलोसिटी में, मैग्नीट्यूड में तो आप देख रहे हो कोई चेंज नहीं हुआ, रिलेटिव वेलोसिटी जो है बोट की विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो अभी ऑल्टर ही नहीं हुई, चाहे वो अपस्ट्रीम मूव करे चाहे डाउनस्ट्रीम मूव करे। कारण क्या है, जैसे ही आप रिवर के रिस्पेक्ट में देखोगे तो क्या होगा, बोट की खुद की वेलोसिटी, उसकी इंजन वाली वेलोसिटी प्लस रिवर की वेलोसिटी मिलेगी, और जैसे ही रिवर के रिस्पेक्ट में गए तो माइनस रिवर की वेलोसिटी करोगे तो बचेगी कौन सी, उसकी इंजन वाली वेलोसिटी ही बचेगी आपके पास, क्योंकि आपने रिवर वाली उसमें ऐड की और रिवर वाली ही सब्ट्रैक्ट की, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं हमारे को। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आया। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये हो गया हमारे पास, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम किसी भी तरह से मूव करे, स्पीड ऑफ द बोट, वेलोसिटी तो अलग अलग है दोनों, ये राइट में है और ये लेफ्ट में है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ यानी कि मैग्नीट्यूड की। बोट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो उसकी इंजन स्पीड होगी, या अगर ऐसा लिखा हो कि अ बोट कैन मूव विद स्पीड सो एंड सो इन स्टिल वाटर, तो वो स्टिल वाटर वाली स्पीड होगी। ठीक है, रिवर के रिस्पेक्ट में जब बोलेगा, चाहे वो डाउनस्ट्रीम जा रही हो चाहे वो अपस्ट्रीम जा रही हो। क्लियर है ये चीज? तो मेरा ख्याल है अब आपको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम और टर्मिनोलॉजी क्लियर है कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर का मतलब क्या है, ये सारी चीजें आपको क्लियर है। और अभी हमने सिर्फ अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की बात की है। अब हमें एक अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसे तो आप छोटा सा क्वेश्चन मान सकते हो, ऐसा क्वेश्चन अब दोबारा पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं कहूँ कि स्टिल वाटर में बोट की वेलोसिटी जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर होती है, एक रिवर है जो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो करती है। अगर इसी बोट को डाउन स्ट्रीम चलाया जाए तो बोट की वेलोसिटी कितनी होगी, बोट की वेलोसिटी कितनी होगी, तो बोट की वेलोसिटी क्या है, बोट के पास दो वेलोसिटी आ गई, एक उसकी खुद की 10 किलोमीटर पर आवर, एक रिवर की 5 किलोमीटर पर आवर, और दोनों डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं तो दोनों सेम डायरेक्शन के 15 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही अपस्ट्रीम बोलूंगा तो अपस्ट्रीम में डिफरेंस निकाल दोगे आप। ठीक है ना? तो अब हम एक अच्छे क्वेश्चन की बात करते हैं, उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। इस कंसेप्ट से वो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। और फिर आप सोचिएगा, मैं तो इसी कंसेप्ट से बताऊंगा, आप सोचिएगा कि अगर आप ये कंसेप्ट ना लगाते और ये क्वेश्चन आपके सामने होता, हो सकता है अभी आपको ऐसा लग रहा हो ये सारी चीज़ें तो 9th-10th में भी मेरे को आती थी, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम इतनी देर से सर बता रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के बाद आपको क्लियर होगा कि मैं क्यों बता रहा हूँ। क्योंकि आपको 9th-10th की नॉलेज अभी मैंने जिस तरह से फोकस किया और अभी दोबारा आपको फोकस करूँगा, तो आप उस चीज़ को देखना और 9th-10th की नॉलेज को देखना आपने, तो आपको मालूम चलेगा कि क्वेश्चन आपने कैसे सॉल्व किया। और अगर आपको ये चीज़ मैंने इतना स्ट्रेस देके नहीं बताई होती तो आप क्या करते हैं, यानी कि आप मेरी स्ट्रेस दी हुई बातों को छोड़ करके किसी और तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आप लेंथ देखना क्वेश्चन की कितनी हो जाएगी, लेंथी कितना हो जाएगा क्वेश्चन, ये आप देखना। मैं क्वेश्चन ऐसे बोल रहा हूँ जिससे आप लिख सको, अपना पेन कॉपी हाथ में लो, क्वेश्चन नोट डाउन करो, क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आप वीडियो पॉज करोगे, 3 से 4 मिनट तक आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, आंसर निकालोगे। 3 से 4 मिनट ओवर होने के बाद आपका आंसर आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो भी आप रोक दोगे, आप वीडियो को फिर से स्टार्ट कर दोगे और सॉल्यूशन देखोगे। तो क्वेश्चन नोट कीजिए, अ बोट मूविंग डाउनस्ट्रीम, a boat moving downstream
crosses a float at point A. Crosses a float at point A. Full stop. After 1 hour of this event, after 1 hour of this event, the boat turns back and re-meets the float. And re-meets the float. Re-meets the float मतलब फिर से मिलती है उस फ्लोट से, मतलब फ्लोट उसके पास फिर आ जाता है. Re-meets the float at point B. Which is 6 kilometers from A. Which is 6 kilometers from A. Find the speed of the river. Find the speed of the flow of the river. Find the speed of the flow of the river. बोट यहां पे है, फ्लोट यहां पे है ए पे. बोट डाउन स्ट्रीम मूव कर रही है. इसे आप रिवर मान लो. दिस इज द रिवर. which is flowing in this direction. VR से फ्लो कर रही है. तो शुरू में बोट जो है जब डाउन स्ट्रीम जा रही होती है तो वो इस फ्लोट को क्रॉस करती है, मीट करती है पॉइंट ए पे. ये फ्लोट उसे पॉइंट ए पे दिखाई देता है. बोट आगे चली जाती है डाउन स्ट्रीम. 1 घंटे के बाद बोट पलटती है, यानी कि यहां से यहां तक आने का बोट का टाइम 1 घंटा हो गया. 1 घंटे के बाद बोट पलट लेती है, वापस चलती है. और वापस आते आते बोट जब यहाँ पहुँचती है तो उसको फिर से फ्लोट दिखाई दे जाता है, लेकिन इस बार फ्लोट बी पॉइंट पे होता है जो ए से 6 किलोमीटर दूर है. ठीक है. तो अब हमारे को देखना है कि रिवर की स्पीड कितनी है, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो पहले मैंने नोट किया फॉर डाउन स्ट्रीम. Velocity of boat with respect to flow. तो अब हमें मालूम है कि ऐसे में बोट के पास 2 वेलोसिटीज होंगी. एक उसकी इंजन वेलोसिटी और एक बोट की वेलोसिटी, रिवर की वेलोसिटी. इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है, इंजन वेलोसिटी प्लस रिवर वेलोसिटी, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो बोट वेलोसिटी होती है. और विथ रिस्पेक्ट टू रिवर निकाल रहे हो तो यानी कि इंजन वेलोसिटी में पहले आपने रिवर की वेलोसिटी ऐड की ताकि आपको बोट की वेलोसिटी मिल जाए रिवर में, और उसके बाद आपने क्या किया, उसी में से रिवर की वेलोसिटी सबट्रैक्ट कर दी. तो रिवर की वेलोसिटी ऐड कर रहे हैं, रिवर की वेलोसिटी सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये इंजन स्पीड मिल जाएगी हमारे को. ठीक है ना. ये आपको मैंने दिखाया भी था, चाहे हम अपस्ट्रीम जा रहे हो चाहे डाउन स्ट्रीम जा रहे हो तो क्या होता था, इंजन स्पीड मिल जाती थी हमारे को. तो ये आ गया VE, दैट इज इंजन स्पीड ऑफ द बोट. ठीक है. जब हम निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे निकाल रहे हो वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ F, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू F, तो उसका मतलब क्या होता था, जब रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था आप ऐसा मान लेते हो जैसे ये रुक गया और अकेला
बोट मूव करेगी, फ्लोट को रोक दिया, अकेली बोट मूव करेगी, लेकिन बोट के पास अब दो वेलोसिटीज होंगी, एक उसके पास जो होती थी वो तो होगी ही होगी, साथ में जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, जैसे फ्लोट के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, तो फ्लोट की वेलोसिटी भी उसके पास होगी पर ऑपोजिट डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में फ्लोट के पास वेलोसिटी है उतनी वेलोसिटी बोट को और दोगे पर ऑपोजिट डायरेक्शन में दोगे, फ्लोट की डायरेक्शन की वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसे केस में फ्लोट के पास डायरेक्शन जो है वो राइट की तरफ थी, तो उसको बोट को दिया, तो मतलब फ्लोट तो यही रुका रह गया, ए पे ही है फ्लोट हमारे लिए, ठीक है। और हमें मालूम चल गया इंजन की स्पीड जो है वो कितनी हो गई, वो वी हो गई, या बोट जो है अब स्पीड से मूव कर रही है, तो इसको रोक दिया, अकेली बोट मूव करती गई, ऐसी स्पीड से वो मूव करते करते यहां तक आई। कितने टाइम तक मूव की, 1 आवर तक। अब नोट करते हैं फॉर डाउनस्ट्रीम। velocity of boat with respect to flow। अब देखो बोट के पास कौन कौन सी वेलोसिटीज है, पहले तो हम बोट की बात करते हैं। बोट के पास एक वेलोसिटी हुई इंजन वाली, एक वेलोसिटी हुई रिवर वाली, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू फ्लोट देखा तो एक वेलोसिटी हुई फ्लोट वाली, और फ्लोट वाली वेलोसिटी तो रिवर वाली वेलोसिटी है, तो रिवर वाली और रिवर वाली तो कैंसिल हो गई, फिर से बी इंजन ही बचा, यानी कि ये फिर से आपको ये मिल गया, बस डायरेक्शन बदल गई है। और फिर आप विद रिस्पेक्ट टू फ्लोट निकाल रहे हो तो फ्लोट तो रुका ही हुआ है, यानी कि शुरू में भी आपने फ्लोट को रोक दिया था, अकेले बोट को मूव कराया था, तो फ्लोट यहीं रह गया, आपकी बोट यहाँ पहुंच गई। अब वापस पलटा, फिर आप रिस्पेक्ट में ले रहे हो तो फ्लोट यहीं रुका रहेगा आपके लिए, और ये आई। अब कब मिलेगी, जब ये यहाँ से आ जाएगा। उसने कहा जरूर बी पे मिल रहा है, लेकिन हमने तो रोक दिया, हमने वैसे ही उसके इक्विवेलेंट सिचुएशन बनाई है जिसमें हमने मान लिया ये रुक गया है, तो उस इक्विवेलेंट सिचुएशन में अगर ये रुक गया है तो फिर बोट और फ्लोट की दोबारा मुलाकात कहां पे होगी, ए पे होगी। अब आप देखो पहले गया इस जगह से यहां तक, मान लो ये पॉइंट पी था आपके पास, पी तक गया, इधर लिख देता हूं, ठीक है ना, और उसके बाद दोबारा मिलना है तो पी से यहीं तक आया, मतलब जाते वक्त जो डिस्टेंस कवर हुआ वो ये हो गया रिलेटिव में देखते वक्त। रिलेटिव में देखते वक्त एक्चुअल में वापसी में इतना डिस्टेंस कवर हुआ है, लेकिन जब रिलेटिव में देखोगे तो वो फिर इतना ही आ जाएगा। आप खुद सोचो, रिलेटिव में आप निकालोगे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इसकी, तो इसकी आएगी ये वाली लेंथ, यहां से यहां तक की ये लेंथ इस तरफ, और फ्लोट की क्या आएगी आपके पास, ये डिस्प्लेसमेंट। अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो फिर यही लेंथ मिल जाएगी आपको, ठीक है ना, तो आपके पास यही लेंथ फिर से सेम आ गई। मतलब दोनों केस में बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गया, स्पीड सेम है और डिस्टेंस कवर्ड भी सेम है, तो टाइम भी सेम होगा। इसका मतलब है अब जो टाइम लगा, पहले t1 टाइम था, तो अब जो t2 टाइम है रिटर्निंग के बाद यहां से यहां तक आने का टाइम है वो भी 1 घंटा हो गया। मतलब टोटल 2 घंटे भी थे, 1 घंटा बोट को यहां जाने में लगा और 1 घंटा बोट को यहां तक आने में लगा, 2 घंटे हो गए। यह हमने रिलेटिव के कंसेप्ट से बहुत इजीली कंक्लूड कर लिया। आप बिना रिलेटिव के करोगे, दूसरे टर्म्स इंट्रोड्यूस करके करोगे, सॉल्व होगा क्वेश्चन, लेकिन लंबा हो जाएगा। ये जो काम है मेरे को समझाना पड़ रहा है तो बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन देखो मेरे को सोचना होता और मुझे सोचना आ गया होता तो ये मैं ओरली सोच लेता कि जितना जाने का टाइम उतना ही आने का टाइम, जाने का 1 घंटा दिया है तो आने का भी 1 घंटा हुआ, 2 घंटे का टाइम हो गया। और 2 घंटे तक मैं सोचूं तो इसका मतलब है 2 घंटे में फ्लोट ने 6 किलोमीटर ट्रेवल किए हैं, और फ्लोट किस स्पीड से चल रहा है, तो 2 आवर्स में 6 किलोमीटर, तो पर आवर क्या स्पीड हो गई, 3 किलोमीटर पर आवर, और फ्लोट की स्पीड तो वही है जो रिवर की स्पीड है, तो इसकी स्पीड हो गई 3 किलोमीटर पर आवर। आंसर हो गया हमारा 3 किलोमीटर पर आवर। अब आप कोशिश करना कि आप सेम क्वेश्चन को बिना इस कंसेप्ट के सॉल्व करो, आपको जो वेरिएबल्स लेने हो वो लेके करना, ठीक है। जिसका सॉल्व नहीं होता और वो दूसरे मेथड से समझना चाहता है तो ज़रूर मेरे को व्हाट्सएप करना, मैं दूसरे मेथड से भी सॉल्व करके भेजूंगा। बेसिकली यहाँ पे मैं ये अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि अगर आप ये बात नहीं समझोगे, यहाँ मेहनत नहीं करोगे इस बात को समझने की, कहोगे अरे तो समझने में मेहनत लग रही है,
तो लिखने में कितनी मेहनत करोगे वो देख लेना, और वो टाइम आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, यू कैन नॉट अफोर्ड दैट टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कंसेप्ट हुआ। देखो इन जनरल हमारे डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम के क्वेश्चन नहीं आते हैं, और अगर आते हैं तो उसमें जो सबसे अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन हो सकता था वो मैंने आपको, सबसे अच्छे कंसेप्ट का क्वेश्चन हो सकता था वो एग्जाम्पल में बताया है। जो मेनली क्वेश्चन आते हैं हम उस कंसेप्ट पे आते हैं, ये रिवर के क्रॉसिंग के क्वेश्चन होते हैं। तो हम इस चीज़ को देखेंगे, कोई एक बैंक पे और दूसरे बैंक पे जाना चाहता है तो उस समय की सिचुएशंस को हम देखेंगे क्या होगा। इसमें भी हम सारी टर्मिनोलॉजी अच्छी तरह से समझते हैं कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है। क्या ये बनाता नहीं हो, मान लेना बीच में पानी है, रिवर इस तरफ फ्लो कर रही है, रिवर का वाटर जो है वो इधर फ्लो कर रहा है, वी आर वेलोसिटी है रिवर की। ये वाला बैंक जो है, अब रिवर ऐसे है आपके पास, ये जैसे स्केल है तो आप ऐसे समझ लो रिवर इस तरह से फ्लो कर रही है, ये रिवर का फ्लो है। तो इसके दो बैंक्स हो गए, एक इधर बैंक है, एक इधर वाला हो गया। आप रिवर के साथ अपना चलना शुरू कर दो, जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है आप रिवर के बीच में अपने को मान लो, आप मान लो आपको जो है भगवान ने वरदान दे दिया, आप नदी के ऊपर पानी पे भी चल सकते हो, तो आप अज्यूम करो कि आप वाटर के ऊपर रिवर पे चल रहे हो इन द डायरेक्शन ऑफ द रिवर। तो आपके राइट साइड पे जो रिवर का किनारा आएगा, बैंक आएगा, वो राइट बैंक कहलाएगा, और आपके लेफ्ट में जो बैंक आएगा वो लेफ्ट बैंक कहलाएगा। ये इधर जा रहा है तो ये वाला जो है राइट बैंक हुआ और ये वाला लेफ्ट बैंक हुआ। यहाँ पे हमारे पास कोई बोट, कोई स्विमर प्रेजेंट है, ठीक है ना, इस जगह पे प्रेजेंट है, इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं। हमने अपने से इसे अज्यूम कर लिया कि ये ओरिजिन हो गया, और रिवर जिस प्लेन में है, ग्राउंड एक प्लेन ही हो गया हमारे पास, उसे हम XY प्लेन मान लेते हैं, जिसमें से ये X एक्सिस और ये वाली एक्सिस जो है परपेंडिकुलर टू द फ्लो की डायरेक्शन जो है रिवर की, वो क्या हो गई हमारे पास Y एक्सिस हो गई। रिवर की विड्थ मान लेते हैं D, ये रिवर की विड्थ है विच इज स्मॉल डी। अब यहां पे प्रेजेंट ये पर्सन, ओरिजिन पे प्रेजेंट पर्सन जो है वो इस रिवर को क्रॉस करना चाहता है। अब ये राइट बैंक पे प्रेजेंट है तो ये लेफ्ट बैंक पे जाना चाहता है। रिवर की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हम मान लेते हैं कि v2 है। अब अगर यहां से ये चलेगा और इस बैंक पे पहुंच जाएगा तो तीन तरह की पॉसिबल पोजीशंस हो सकती हैं इसकी। एक, इस पॉइंट से चलता है, एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट वाले पॉइंट पे पहुंच जाता है ये। दूसरा है कि इस पॉइंट के लेफ्ट में कहीं पहुंचता है, रिवर क्रॉस तो की यहां पहुंचता है। और एक तीसरा है कि कहीं राइट में पहुंचता है यहाँ। तीन ही पोजीशंस हो सकती हैं, या तो एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे इसके ऑपोजिट वाले पॉइंट पे पहुंच जाएगा, या ऑपोजिट वाले पॉइंट के कहीं लेफ्ट में पहुंच जाएगा, या ऑपोजिट वाले पॉइंट के कहीं राइट में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब आप देखो चाहे वो यहां पहुंचे, चाहे यहां पहुंचे, चाहे यहां पहुंचे, इन तीनों के लिए y कोऑर्डिनेट सेम है। और वो y कोऑर्डिनेट कितना है, इस रिवर की विड्थ के बराबर है। यानी कि x कोऑर्डिनेट भले ही कुछ भी होता हो, लेकिन y कोऑर्डिनेट तो तीनों जगह का फिक्स हो गया। यहां मैंने 0 लिख दिया क्योंकि y एक्सिस का ही पॉइंट है। y कोऑर्डिनेट तो फिक्स हो गया कि उसे d ही होना है। यानी कि y डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड फिक्स है, वो रिवर की विड्थ के बराबर हो गया। अब ये जो पर्सन है, दैट पर्सन इज केपेबल ऑफ स्विमिंग विद द स्पीड v1 इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में ये v1 वेलोसिटी से स्विम कर सकता है। ठीक है, अब मान लो ये इस रिवर में आ जाता है।
अब स्विमिंग के लिए ये किसी तरफ तो एफर्ट करेगा, और अगर ये बोट है तो किसी तरफ तो बोट की डायरेक्शन होगी, इंजन जिससे जो फोर्सेस डेवलप करेगा वो किसी तरफ तो बोट को मूव कराने की कोशिश करेंगे। जैसे अब एक कार है तो कहीं पे ओपन ग्राउंड में वो ऐसे भी चल सकती है, कार को मैं ऐसे पोजीशन करके रखूंगा तो ऐसे भी चल सकती है, ऐसे भी चल सकती है। सेम वे में कह रहा हूँ, स्विमिंग करने के लिए वो अपने एफर्ट जो डालेगा वो इस तरफ भी डाल सकता है एफर्ट, वो इधर भी डाल सकता है, वो इधर भी डाल सकता है, ठीक है। तो उसके खुद के एफर्ट्स की वेलोसिटी, जैसे हम इंजन स्पीड बोलते थे वैसे एफर्ट स्पीड हो गई पर्सन के लिए, स्विमर के लिए। तो उसके एफर्ट स्पीड या बोट है तो इंजन स्पीड जो है, यानी कि स्टिल वाटर में स्विमिंग की स्पीड या स्टिल वाटर में बोट जिस स्पीड से मूव करती है वो v1 है। अब मान लो मैंने कहा कि वो ऐसे किसी डायरेक्शन में एफर्ट लगाता है, तो उसके खुद के एफर्ट की वेलोसिटी v1 जो है वो इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। और एक वेलोसिटी और मिल गई रिवर में आते ही उसे, कौन सी? रिवर में। आपको कहा था रिवर में जैसे ही जाएगा, अगर डूबने वाली चीज नहीं है, डूबती नहीं है, तो उसके पास अपनी खुद की जो भी वेलोसिटी होगी वो तो रहेगी रहेगी, साथ में कौन सी आ जाएगी? रिवर की वेलोसिटी एडिशनल मिल जाएगी। तो एक रिवर की वेलोसिटी भी इसके पास होगी। ये अब इन दोनों वेलोसिटीज के वेक्टर रिजल्टेंट को हम देखना चाहते हैं कि वो वेक्टर रिजल्टेंट कैसा आता है। मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया। अगर मान लो ये बोट है, स्विमर की जगह इसका नाम बोट कर दें फिर से हम, कि बोट थी, बोट रिवर क्रॉस करना चाहती थी, स्टिल वाटर में बोट v1 वेलोसिटी से चल सकती थी, रिवर के फ्लो की वेलोसिटी v2 थी, और वो इस तरह से कुछ फ्लो करती है। ये डायरेक्शन भी मैंने स्पेसिफाई कर दी कि बोट का इंजन वेलोसिटी किस तरफ डायरेक्टेड है, से जो परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द रिवर है, ठीक है ना, या अपस्ट्रीम के साथ या डाउनस्ट्रीम के साथ, परपेंडिकुलर टू द अपस्ट्रीम के साथ, परपेंडिकुलर टू द डाउनस्ट्रीम के साथ, परपेंडिकुलर टू द डाउनस्ट्रीम के साथ थीटा एंगल पे, ये डाउनस्ट्रीम हुआ, ये उसके परपेंडिकुलर हो गया, और इसके साथ थीटा एंगल पे ये प्रेजेंट है। ये जो वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ऑफ बोट हुई है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट। हमने फॉर्मूला लिखा था ना ऐसे, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये वाली वेलोसिटी ये हुई। क्यों? अगर ग्राउंड पे खड़े हो जाओ, इस बैंक पे, यहाँ पे खड़े होकर के देखो तो ये बोट आपको किधर मूव करती हुई दिखाई देगी? ऐसे जाती हुई दिखाई देगी, क्योंकि इसके पास दो वेलोसिटीज हो गई, ये वाली और ये वाली, तो रिजल्टेंट ये हो गया, इस तरह से ये मूव करती हुई दिखाई देगी, ऐसे जाती है। तो जिस डायरेक्शन में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव कर रही है, वही हम वेलोसिटी मान रहे हैं उसकी बोट की। यही बताते हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट वाले को, ठीक है ना। अब देखो, इसको मैं वेक्टर फॉर्मेट में लिखता हूँ। इस डायरेक्शन को तो आई कैप से डिनोट कर सकता हूँ, इस डायरेक्शन को मैं जे कैप से डिनोट कर सकता हूँ। तो जो भी चीजें हैं मैं उन्हें आई और जे के टर्म में लिखने की बात करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर की बात करता हूँ। अब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर कौन सी होगी? तो कहा अच्छा ठीक है, उसने अपना एफर्ट इधर लगाया, उसको एक ये मिल गई, और रिवर के रिस्पेक्ट में देखना है तो इतना ही और माइनस कर दिया, तो मतलब ये कौन सी हो गई? v1 वेक्टर हो गया। ये आपको पिछले कंसेप्ट में भी मैंने बताया कि जो वेलोसिटी होती है, चाहे अपस्ट्रीम जाए चाहे डाउनस्ट्रीम जाए, जो स्टिल वाटर में, रुके हुए पानी में, या इंजन स्पीड जिसे कह रहे थे, वो वाली वेलोसिटी जो होती है वो होती है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर के लिए। तो ये v1 वेक्टर हो गया।
अब v1 वेक्टर को मैंने देखा तो इसे i कैप j कैप में लिखना चाहता हूँ, तो इसके दो कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखो। एक कंपोनेंट इसका इसकी टेल से लेकर के यहां तक का हो जाएगा ये वाला कंपोनेंट। अब ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा और दूसरा कंपोनेंट जो है वो ये वाला हो जाएगा। पहले इस कंपोनेंट की बात करते हैं। ये थीटा है एंगल, दोनों जिन डायरेक्शंस में कंपोनेंट ले रहे हो वो परपेंडिकुलर है, तो ये वाला साइन थीटा में जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास v1 साइन थीटा, और अब ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, माइनस आई कैप। और दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया, इस डायरेक्शन का, इस डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या हो गया मेरे पास, v1 cos थीटा j कैप। ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर लिख लिया, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रिवर मैग्नीट्यूड v2 माना था, वेक्टर में लिख दो v2, मतलब वेक्टर में का मतलब है आई कैप के टर्म में लिख दो v2 आई कैप हो गया। ये तो पूरी आई कैप के अलोंग डायरेक्टेड थी, ठीक है। अब देखो जो वेलोसिटी ऑफ बोट है इसका फॉर्मूला देखो, तो यहां से वेलोसिटी ऑफ बोट को देखो तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ बोट को सब्जेक्ट बनाओ तो वेलोसिटी ऑफ बोट हो जाएगा, ये वाला टर्म इधर ले आओ तो ऐड हो जाएगा इसमें, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो ये जो वेलोसिटी v1 है, अब देख लो इसी को लिखा है, और आपको पैरेललोग्राम लॉ से भी यही चीज दिख रही होगी। इसे मैंने v मार्क कर रखा है, ये चीज आपके पास जो है वेलोसिटी ऑफ रिवर है, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा वेलोसिटी ऑफ रिवर। और वेलोसिटी ये कौन सी थी, v1 क्या था, दिस वाज, यहां से लिख देता हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट वो आपके पास vb है, जो यहां से भी ऑब्टेन किया और यहां से भी फिगर से भी मैं ऑब्टेन कर रहा हूं, तो वही दिख रहा है मेरे को पैरेललोग्राम लॉ से। ये हमने इसको लिख दिया, ठीक है। तो अब मैं लिखता हूं वेलोसिटी ऑफ बोट की वैल्यू। वेलोसिटी ऑफ बोट का मतलब इन दोनों का सम हुआ, तो वेलोसिटी ऑफ बोट यहां से इन दोनों का सम करके निकाल लेता हूं। इस चीज को और इस चीज को ऐड करना है, इसमें भी आई कैप है, इसमें भी आई कैप है, दोनों में से आई कैप कॉमन लिया तो मुझे मिला v2 माइनस v1 साइन थीटा आई कैप। इसमें j कैप नहीं है तो समझो जैसे 0 j कैप है, उसमें ये वाला ऐड करोगे तो यही आ जाएगा आपके पास v1 cos थीटा j कैप। ये इसकी बोट की वेलोसिटी हो गई, यानी कि जब ग्राउंड से देखेंगे तो बोट इस वेलोसिटी से मूव करती हुई हमें दिखाई देगी। अब सबसे पहले हम निकालना चाहते हैं कि कितने टाइम में क्रॉस होगा। अब देखो टाइम के लिए जो चीज बोल रहा हूं मैं, आप ध्यान से समझोगे कि टाइम क्या है। टाइम को प्रीवियस क्लासेस में आप दो तरीके से डिफाइन करते आए हो, मैं दोनों बोल दे रहा हूं कैसे डिफाइन, मैथमेटिकली मतलब डिफाइन करते आए हो, थ्योरेटिकली तो शायद आपने कभी डिफाइन करने की जरूरत समझी नहीं होगी, मैथमेटिकली ही डिफाइन किया होगा। और वो दो तरीके थे आपके डिफाइन करने के, एक आप बोलते थे डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड स्पीड। और दूसरा आप बोलते थे डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। ये दूसरा वाला आपका गलत है, ये दूसरा वाला आपका कंसेप्ट गलत है। कभी भी टाइम डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, तो आंसर आ गया स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी आ गया। वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, आंसर अगेन वेक्टर आ गया। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी करूंगा तो मतलब वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर करूंगा, और वेक्टर से डिवीजन होता नहीं है, ठीक है। तो फिर करेक्ट क्या है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है किसी डायरेक्शन में, यानी उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है किसी डायरेक्शन में, और उसी डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट का भी मैग्नीट्यूड हमें पता है, तो हम टाइम को कह सकते हैं उस डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय उसी डायरेक्शन में जो कांस्टेंट वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड से तो हम डिवाइड कर सकते हैं। अब मैंने सोचा कि क्या मेरे को रिवर क्रॉस करने के लिए डिस्प्लेसमेंट किसी डायरेक्शन की पता है, तो मैंने देखा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है पता नहीं, यहाँ पे x में क्या आएगा आई डोंट नो,
यहाँ के लिए तो डी है, यहाँ के लिए कितनी है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ फिर कुछ आएगा x की जगह, नहीं पता डिस्प्लेसमेंट कितनी है, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट आई डोंट नो। टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से चला और यहाँ पहुँचा तो ये लेंथ मेरे को नहीं पता है। लेकिन अगर आप देखो, चाहे वो यहाँ पहुँचे, चाहे वो यहाँ पहुँचे, चाहे यहाँ पहुँचे, y वाली डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, वो d है। मतलब y की डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड तो फिक्स हो गया d है। तो का बड़ा आसान सा काम है, टाइम अभी आपको बताया मैंने कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पता है और उसी डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट भी और उस कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड भी आपको पता है, तो फिर आप क्या कर सकते हो कि आप कह सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन अ गिवन डायरेक्शन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन इज टाइम। तो चलिए लिखते हैं अब टाइम को। तो मैंने y वाले के लिए देखा, y वाले के लिए डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई d और y में वेलोसिटी कितनी है, तो का ये है y वाली वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो ये है इसका मैग्नीट्यूड, तो ये लिख दिया v1 cos थीटा। मतलब ये टाइम इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो अपना एफर्ट किधर लगाता है। वो अपना एफर्ट इधर पुट करेगा तो कुछ और रिजल्ट आएगा, जब इधर पुट करेगा तो एक उसकी खुद की वेलोसिटी इधर हो गई और एक रिवर की वेलोसिटी इधर हो गई, कहीं इधर जाएगा, ठीक है ना। तो इस cos थीटा के ऊपर भी डिपेंडेंट है, रिवर कितनी ब्रॉड है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उस पर्सन की खुद की स्पीड कितनी है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एंड ऑल्सो वो एफर्ट किस डायरेक्शन में लगा रहा है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। मतलब अलग अलग केसेस के लिए टाइम आपके पास अलग अलग आएगा। तो हमने कहा अच्छा मिनिमम टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने के लिए, मिनिमम टाइम की बात की। अब भाई बोट तो बन गई, उसमें इंजन लगना था, लग गया, उस इंजन ने जो स्पीड इंपार्ट करनी है वो फिक्स है। आप बोट चाहे इधर चला लो, चाहे इधर चला लो, चाहे इधर चला लो, चाहे इधर चला लो, वो बोट के इंजन की स्पीड तो फिक्स है, ठीक है। जैसे कार के लिए एक स्पीड अगर हम फिक्स कर दें, वैसे तो वेरी करने का होता है, बोट में भी होता है, तो यहाँ पे हम मान रहे हैं कि हमने इंजन को एक स्पीड पे फिक्स कर दिया, 60 किलोमीटर पर आवर पे जैसे कह रहे हो चलेगी, तो 60 किलोमीटर पर आ रही है, चाहे आप जिस डायरेक्शन में चला लो। लेकिन उसके साथ साथ उसको रिवर की भी मिलनी है, उन दोनों के रिजल्टेंट्स एक्चुअल में वो चलेगी। अगर पानी फ्लो नहीं कर रहा होता तो जो इंजन की स्पीड है उससे चलती। तो अब अगर हमारे पास एफर्ट हम अलग अलग डायरेक्शन में डाल रहे हैं तो टाइम अलग अलग आ रहा है। मिनिमम कब होगा, हमने कहा टाइम मिनिमम तब होगा जब ये डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, क्योंकि बोट इधर चलाए पर्सन, बोट इधर चलाए, इधर चलाए, इधर चलाए, इससे रिवर की चौड़ाई पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिवर तो जितनी ब्रॉड है उतनी है, डी है उसकी विड्थ तो डी है, और इंजन जिस तरह से डिजाइन है वो v1 स्पीड बोट को इंपार्ट कर सकता है तो वो v1 देगा, ठीक है। बदलने वाली चीज सिर्फ थीटा है। तो t मिनिमम, t इज मिनिमम व्हेन d और v1 फिर बोल रहा हूं कांस्टेंट हो गए। जब cos थीटा मैक्सिमम हो जाएगा तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो जाएगा, जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो जाएगा तो फ्रैक्शन मिनिमम हो जाएगा, और उसी फ्रैक्शन का नाम टाइम है यहाँ पे, तो हो जाएगा इसका मतलब व्हेन cos थीटा इज मैक्सिमम, cos थीटा इज मैक्सिमम, ठीक है। अब cos थीटा की वैल्यू हमें मालूम है -1 से +1 तक रेंज करती है, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हुई, +1 की। कब होती है, जब एंगल 0 होता है, दैट इज cos थीटा मैक्सिमम की वैल्यू हो गई 1, और कब हो गई, when थीटा इक्वल्स टू 0। 0 लिखा तो रेडियन हो जाएगा, डिग्री लगा दो तो 0 डिग्री रीड करोगे आप, इसे सिर्फ 0 लिखोगे तो 0 रेडियन पढ़ा जाएगा, वो 0 डिग्री और 0 रेडियन इक्वल है हमारे पास, तो ये आ गया। हेंस टी मिनिमम इक्वल्स टू, अब मिनिमम टाइम कितना हो गया, cos थीटा को 1 कर दो, टी मिनिमम चाहिए तो मिनिमम टाइम हो गया d/v1, दिस इज मिनिमम टाइम, d/v1, ये मिनिमम टाइम आ गया। इससे कम समय में क्रॉस नहीं कर सकती, मैक्सिमम का कोई वो नहीं है। ऐसा मत कहना सर मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा, क्रॉस ही नहीं करेगी, इधर या इधर चला दे तो कभी उस बैंक में नहीं पहुंचेगी, चाहे सारी जिंदगी चलती रहे, ठीक है। क्लियर है ये चीज। तो मैक्सिमम का इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, मिनिमम का था। तो एक हमें मालूम चल गया कि मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर कितना लेगा, ठीक है।
अब दूसरी चीज जो बनती है वो होती है टू क्रॉस द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ। एक चीज और बता दूं आपको, यहां पे जो x की वैल्यू आएगी, x, अब x अननोन टर्म है, कुछ भी आ सकता है, चाहे यहां भी लिखो, यहाँ x 0 भी हो सकता है, x पॉजिटिव भी हो सकता है, x नेगेटिव भी हो सकता है, तो एक अननोन टर्म मान लिया x। ये रिवर के फ्लो के अलोंग, रिवर के फ्लो के अलोंग, रिवर इधर फ्लो कर रही है तो इसी लाइन के अलोंग, चाहे स्टार्टिंग पॉइंट के राइट में हो चाहे स्टार्टिंग पॉइंट के लेफ्ट में हो, जो x की वैल्यू आएगी, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होगी x के अलोंग, रिवर के फ्लो के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसे ड्रिफ्ट बोलेंगे, उसे हम ड्रिफ्ट बोलेंगे। तो इस केस में ड्रिफ्ट कितना होगा, x यानी कि ड्रिफ्ट, x क्या चीज है, ड्रिफ्ट। क्वेश्चन में हमसे पूछेगा कि ड्रिफ्ट कितनी हुई तो हमें बताना होगा, ये हम इसी केस के लिए निकाल रहे हैं। इन दिस केस भी लिख देता हूं ऊपर, इन दिस केस ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा नीचे कर। अब देखो x में डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो वो हो जाएगा x वाली वेलोसिटी इनटू टाइम। अब x वाली वेलोसिटी कितनी है, x वाली वेलोसिटी ये है, इसका मैग्नीट्यूड ही लेना है मेरे को, कितनी दूर गया, इस पॉइंट से कितनी दूर है, लेफ्ट राइट तो माइनस के प्लस के साइन से बताओगे कितनी दूर है वो बताना। तो वो हुआ v2 माइनस v1 साइन थीटा इंटू टी, v2 माइनस v1 साइन थीटा इंटू टी। और इस पर्टिकुलर केस में थीटा कितना है, 0 है, तो थीटा 0 है तो यहाँ पे 0 रखा तो साइन 0 0 हो गया, ये वाला टर्म 0 हो गया, v2 बच गया। और इस केस में t कितना है, t मिनिमम है और इतना है, तो t की जगह t मिनिमम रख देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास ड्रिफ्ट। इस केस के लिए इतना ड्रिफ्ट मिल गया, ठीक है। अब एक दूसरा स्पेशल केस आता है जिसमें हमारे पास कहा जाता है कि शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग क्रॉस करना चाहता है, टू क्रॉस द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ। मैं इधर का ही पार्ट रख करूंगा, इधर की चीजें लिखे रहने दूंगा क्योंकि ये मेरे कंसेप्ट्स हैं, मुझे यूज करना है इन वैल्यू को। ये जनरल वैल्यूज थी, ये स्पेशल वैल्यूज हैं। अभी जो आपने स्पेशल वैल्यूज लिखी हैं वो स्पेशल वैल्यू ये कब के लिए लिखी है आपने, जब टाइम मिनिमम होगा तब के लिए, ये भी टाइम मिनिमम वाला है। तो अब ऐसे ही हम शॉर्टेस्ट पाथ की बात कर रहे हैं, तो इतनी चीज हटा देते हैं, एक दूसरा आप देखते हैं केस जिसमें शॉर्टेस्ट पाथ है। जनरल चीजें एज इट इज सेम रहेंगी जो इधर की थी, उनमें कोई चेंज नहीं है, वो जनरल डिस्कशंस थे हमारे पास। टू क्रॉस द रिवर along shortest path, सबसे छोटे रास्ते से। अब आप सोचो सबसे छोटा रास्ता कब होगा, पहले तो हम अपनी कॉमन सेंस लगाते हैं। यहां से चल करके इस पॉइंट के लेफ्ट में पहुंचेगा तब, या यहां से चल करके इस पॉइंट के राइट में पहुंचेगा तब, या यहां से चल करके इसी पॉइंट तक पहुंच जाएगा तब। तो ऑब्वियसली यही वाला है, पहुंचना तो उसे इसी लाइन पे कहीं है, शॉर्टेस्ट पहुंचना चाहता है तो ये परपेंडिकुलर वाला हो जाएगा। यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब x 0 हो जाएगा और उसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट सिर्फ y में होगी। इन दिस केस x इक्वल्स टू 0, और जो डिस्प्लेसमेंट है टोटल वो कितनी है, ड्रिफ्ट तो 0 हो गई, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है वो d, क्योंकि यहां से चला और यहां पहुंच गया तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट की जो लेंथ आएगी वो मैग्नीट्यूड दे देगी। डायरेक्शन भी अगर चाहिए होती तो इनिशियल से फाइनल की तरफ हो जाती। तो चलिए अब मालूम है हमारे को डिस्प्लेसमेंट इतनी होगी, तो इस केस में वेलोसिटी कितनी होगी, कहा वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी होगी इस केस में, कहा ओके अभी देखते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी होगी। अब देखो अगर वो यहां पे पहुंच रहा है तो उसने एफर्ट जरूर इधर लगाया होगा, इसकी वेलोसिटी का जो इधर कंपोनेंट आया होगा ये वाला कंपोनेंट, अगर वो रिवर की वेलोसिटी के बराबर हो जाए तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ यही वाला कंपोनेंट बचेगा, इसी के अलोंग जाएगा। तो ऐसे केस में वीबी कितना हो जाएगा, x में वेलोसिटी होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि 0 हो रहा है, अगर x 0 है, यही ऊपर ठीक करता हूं इसे, इन दिस केस x इक्वल्स टू 0, दैट इज
वेलोसिटी इन x इक्वल्स टू 0, क्योंकि वेलोसिटी इन x का मैग्नीट्यूड इनटू t वो x देता था हमारे को। तो अगर x में डिस्प्लेसमेंट 0 है, टाइम नॉन जीरो है, तो इसका मतलब एक ही चीज 0 है, वेलोसिटी इन x। तो ये 0 हो गया आपके पास। तो दिस इंप्लाइज v2 माइनस v1 साइन थीटा इक्वल्स टू 0। इसको मैं फिर से लिख दूंगा, दैट इज, यहां से साइन थीटा को सब्जेक्ट बना लेता हूं, साइन थीटा इक्वल्स टू v2 बाई v1। हमसे पूछेगा किस डायरेक्शन में वो ट्रैवल करे कि शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग रिवर को क्रॉस कर ले। बोट किस डायरेक्शन के अलोंग मूव करे, स्टीयर करे वो बोट को, रो करे बोट को, स्विमर किस डायरेक्शन में स्विम करे कि वो पहुंच जाए। तो ये एंगल दिया। अब आंसर देते हो ध्यान देना, ये एंगल आपने बता रखा है परपेंडिकुलर टू द फ्लो। हो सकता है ऑप्शन में अपस्ट्रीम का एंगल हो, डाउनस्ट्रीम का हो। अपस्ट्रीम का मतलब ये वाला एंगल, अपस्ट्रीम के साथ एंगल बन रहा है अल्फा, डाउनस्ट्रीम के साथ एंगल ये वाला हो जाएगा यहां तक का बीटा, ठीक है। तो अगर आपने थीटा निकाल लिया और ऑप्शन आपको चेक करना है डाउनस्ट्रीम के साथ, तो 90 और ऐड कर दो, 90 प्लस थीटा बीटा हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम के साथ एंगल मिल जाएगा। अपस्ट्रीम के साथ बताना है तो 90 में से थीटा माइनस कर दोगे तो अपस्ट्रीम के साथ आ जाएगा। वो ऑप्शन में देख लेना कि परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द एंगल के साथ डायरेक्शन पूछ रहा है, दे रहा है कि डाउनस्ट्रीम के साथ डायरेक्शन दे रहा है कि वो अपस्ट्रीम के साथ डायरेक्शन दे रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप मार्क कर देना। मैंने थीटा निकाल दिया है, बीटा निकालना होगा तो आपको बता दिया 90 प्लस थीटा हो जाएगा, अल्फा निकालना है तो वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब इस केस में टाइम कितना लगेगा, तो टाइम के लिए तो d/v1 cos थीटा होता है। अच्छा, तो cos थीटा भी चाहिए होगा मुझे, sin थीटा निकाल लिया है तो cos थीटा निकाल लेते हैं। दिस इंप्लाइज cos थीटा इक्वल्स टू, देखो sin थीटा होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और cos थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि डिनोमिनेटर तो उसमें भी v1 है, इसमें भी v1 और इसमें भी v1 आएगा। न्यूमरेटर निकालना है तो न्यूमरेटर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट, ये हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये आ गया। अब इन दिस केस टाइम कितना हो जाएगा, टाइम था d/v1 cos थीटा, मैंने d/v1 लिखा इनटू 1/cos थीटा और करना है, 1/cos थीटा ये है तो इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि v1/√v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो ये v1 कैंसिल हो गया, ये आ गया d/√v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ये टाइम आ गया इस केस में, कितना टाइम लगेगा उसे क्रॉस करने में, ये आ गया। तो ये रिवर वाली प्रॉब्लम जो है उसके लिए इतना ही, जितना हमने अब तक पढ़ लिया, रिवर बोट प्रॉब्लम्स के लिए इतना ही सफिशिएंट है। और ये भी अगर आप नहीं रट्टा लगाते हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको वेक्टर अच्छे से आना चाहिए, आपको रिलेटिव वेलोसिटी का मीनिंग मालूम होना चाहिए, तो आप बिना फॉर्मूलों के भी वर्क कर पाओगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ और तरह के क्वेश्चंस आएंगे लेकिन वो आज की स्टेज पे हम नहीं करेंगे। हमें मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो मिलते हैं उसमें रिवर की स्पीड कांस्टेंट दी होती है, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, जो रिवर होती है उसकी स्पीड बैंक्स के पास उसका फ्लो कम होता है, मिडिल में सेंटर में उसका फ्लो ज़्यादा होता है। तो कई बार हमारे पास ऐसा भी आएगा कि बैंक से सेंटर तक स्पीड कैसे वेरी करती है, वो वेरिएशन के क्वेश्चन हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे, हम उसके लिए केपेबल ही नहीं हुए, 11th में हम उनको डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, और हो सकता है आपको क्वेश्चन मिले भी ना। आप जो भी यूज़ करो ना जनरली मटीरियल्स में है ना जनरली बुक्स में है, वो नहीं मिलेगा। हाँ, 12th में जब आप चले जाओगे एक बार दोबारा इस टॉपिक का रिविजन करेंगे, तब तक आपकी समझने की क्षमता काफ़ी चेंज हो चुकी होगी, इंक्रीज हो चुकी होगी, तो वहाँ मुझे अगर सूटेबल लगा तो मैं समझाऊंगा, सूटेबल लगा तो ही समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में भी इन जनरल नहीं आता है। इन जनरल नहीं आता है का मतलब ऐसा नहीं कि एग्जाम में आ नहीं सकता है, आ सकता है, लेकिन इन जनरल नहीं आता। मेडिकल वालों को नहीं कराऊंगा, उनके तो एग्जाम में सेट नहीं बैठता, एडवांस के पेपर में आ सकता है। तो सिर्फ अगर वहाँ पे सूटेबल लगेगा कि बच्चे के अंदर इतना कैलिबर है कि एडवांस में वो टॉप रैंक पे जाने की पोजीशन रखता है, तो उस जगह पे फिर हम उसको बताएंगे कि वो क्वेश्चंस उसको कैसे हैंडल करने हैं। आज की डेट में नहीं। ये हमारे पास बोट, रिवर बोट की प्रॉब्लम के लिए सफिशिएंट हो गया।